आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। इस समय पर कोविड का समय चल रहा है, इसलिए आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये जो वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा और कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपके साथ व्हाट्सएप से शेयर कर दिया जाएगा। तो आप सभी इनको देखें, और ये केवल जूलॉजी का ही नहीं है और सभी सब्जेक्ट में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे आपका साइंस वालों के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का। और इसमें भी डिफरेंट पेपर्स के जो डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपके साथ प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे। तो आप इनको देखें अच्छी तरह से और सीखने की कोशिश करें। जब क्लासेज हमारी स्टार्ट होगी तब हम इनको वहाँ पर और डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है आपका बीएससी पार्ट थर्ड में, मैं आपको थर्ड पेपर पढ़ाऊंगा जो है आपका अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। जो पहला भाग है इसका वो है आपका अप्लाइड जूलॉजी। उसमें सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है कि इनको डिफरेंट, इनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसके अकॉर्डिंग हम इनको मेस्टिकोफोरा, सार्कोडीना, सीलियोफोरा वगैरह में इनमें रख सकते हैं। इसके उदाहरण आप देखें, जो सामान्यतः जो प्रोटोजोआ पाए जाते हैं वो है आपका एक यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास, अमीबा, आर्सेला, वोर्टिसिला, पैरामीशियम, और एक और जिससे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, मलेरिया का जो रोगजनक कारक है प्लाज्मोडियम, जो कि हमारे शरीर की आरबीसी में पाया जाता है। तो एक प्राइमरी नॉलेज आपके पास में है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में प्रोटोजोआ के विभिन्न लक्षण पढ़े हैं। यहाँ पर भी हम उनके बारे में और बात करेंगे। प्रोटोजोआ, इसका ये एक लैटिन शब्द है। इसका अगर हम शब्दार्थ करें, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आदिम, और जोआ का मतलब होता है जीव, यानी ये सबसे सरल प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये आपने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है। यहाँ इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व में क्या करते हैं हम कि आर्थिक महत्व में इनसे हमें क्या लाभ है और इनसे हमें क्या हानियां हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा मैं बता रहा था कि प्रोटोजोआ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ मैंने बताया आपको। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव या आदिम, और जोआ का मतलब जंतु। इसलिए इनको प्रोटोजोआ को अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट एनिमल्स, जो पहले एनिमल थे वो। और अगर आपने सेल टाइप के बेसिस पर अगर आपने पढ़ा है तो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, और केंद्रक के आधार पर अगर हम देखें इनको तो ये यूकैरियोट्स हैं। और इनके बारे में ये जानकारी सबसे पहले 1818 में गोल्डफस के द्वारा दी गई थी। बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से हम इनको देख सकते हैं और लगभग सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें, इनको यूबिक्यूअस भी कहा जाता है इसके कारण से। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्रेश मेराइन वाटर में और डैम सोइल में, जहां पर भी नमी अवेलेबल है वहां पर ये पाए जाते हैं। और नमी अवेलेबल होने के अलावा भी अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा, सब जगह पाए जाते हैं, तो जब नमी खत्म हो जाती है तब ये सिस्ट बना करके और वहां पर जीवित रहते हैं। तो प्रोटोजोआ को हम परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं कि ये एक प्रोटोप्लाज्म का या जीव द्रव्य का एक ऐसा मास है जो कि कोशिकाओं में विभाजित नहीं होता है, और एक ही कोशिका जीवन की विभिन्न क्रियाएं जो हैं वो करती है। Protozoa is an organism which is made up of a mass of protoplasm not divided into cells and which carries on all vital activities of life. जैविक सारी जीवन की जो सारी क्रियाएं हैं वो ये सब करता है। अब इनके एग्जिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें कि ये अकरेंस इनकी किस प्रकार की है, किस रूप में ये पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रोटोजोआ जो है या तो सॉलिटरी होते हैं, एकल यानी अकेले अकेले रहने वाले, या कुछ प्रोटोजोआ कॉलोनियल भी होते हैं। इनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, या इनका आर्थिक महत्व क्या है।
तो जैसा मैं बता रहा था कि प्रोटोजोआ सर्वव्यापी हैं, यूबिक्यूअस हैं, सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। जीवन में जीवित रहने के लिए ये क्या करते हैं कि ये या तो सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं, कॉमन सेल्स। अब कॉमन सेलिज्म क्या प्रक्रिया है, जिसमें कि एक जीव जो है वो बेनिफिट होता है और ये जरूरी नहीं कि दूसरे जीव को बेनिफिट हो उससे, या उससे कोई हानि उसको नहीं होती है। या जैसे पैरासाइट, परजीवी, परजीवी में क्या होगा, एक जीव को लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि होगी। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें हम, प्लाज्मोडियम जो है वो मनुष्य के रक्त में आरबीसी के अंदर पाया जाता है, तो अपना भोजन वो आरबीसी से प्राप्त करेगा, रक्त में प्राप्त करेगा, और उसकी वजह से आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि परजीवी होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ओवेल, मलेरिया वगैरह। इसके अलावा प्लांट्स में भी प्रोटोजोआ जो है वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो क्योंकि हम इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं और हमारे चारों ओर प्रोटोजोआ हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि मैन इज इनवेरिएबली अफेक्टेड बाय देम, कि आवश्यक रूप से ये इनसे प्रभावित होगा। मनुष्य के ऊपर इनका प्रभाव होना अवश्यंभावी है, बिल्कुल इनका प्रभाव हमारे ऊपर होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि आर्थिक महत्व में हम दोनों चीजें देखते हैं कि लाभ क्या है इनसे और हानि क्या है, लेकिन इनमें से लाभदायक कुछ ही हैं, जबकि ज्यादातर जो हैं वो हानिकारक होते हैं। इसके अलावा ये हमारे लाइव स्टॉक यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार के रोग इनके द्वारा किए जाते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेनिफिशियल प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं। तो कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, उनका होना हमारे लिए लाभदायक होता है। इनको हम कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें ये हमें लाभ पहुंचाते हैं, जैसे सैनिटेशन का। तो सैनिटेशन में क्या होगा कि जो पानी में जो अशुद्धियां हैं उनका कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं और इस तरह प्रकार से उस पानी को क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिसके कारण से पानी जो है वो पीने लायक बनता है। ये थोड़ा सा कंट्रास्टिंग लग सकता है आपको यहाँ पर कि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो कि डिकम्पोजिशन करके और पानी को पीने लायक बनाने में सहायता करते हैं। तो जनरली ये क्या करते हैं कि जो पानी अशुद्ध पानी है या प्रदूषित पानी जिसे हम कह रहे हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, और उसमें जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसके ऊपर ये फीड करते हैं, यानी उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसके कारण से पानी की क्वालिटी जो है वो सुधरती है। इसके अलावा कुछ पानी में जो भी बैड स्मेल वगैरह हमें आती है, फाउल स्मेल जिसको हम कहते हैं, वो बैक्टीरिया के कारण से आती है। तो कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं, और उसके कारण से इनडायरेक्टली ये पानी को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। देन प्रोटोजोआ एज फूड। अब हमने आपको ये कहा था कि प्रोटोजोआ जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आंख से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये भोजन में किस प्रकार से हमारे लिए सहायक हो सकते हैं, तो ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे मनुष्य को, मछलियों को और कुछ अन्य प्राणियों को। जैसे इनके जो लार्वा हैं, लार्वा ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स फीड ऑन एक्वेटिक प्रोटोजोआ। जो पानी में पाए जाने वाले इंसेक्ट जो हैं उनके जो लार्वा हैं वो इनको भोजन के रूप में लेते हैं। इसके अलावा ये जो लार्वा है इनडायरेक्टली जो बड़े फूड चेन जिसको हम कहते हैं उसमें ये फिश, प्रॉन की मदद करते हैं, उनका भोजन बनते हैं, और अंत में ये मनुष्य का भोजन बनते हैं, फिश और प्रॉन वगैरह। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो इस फूड चेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे इंसेक्ट लार्वा उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, इन इंसेक्ट लार्वा को फिश और प्रॉन वगैरह खाते हैं, और फिश और प्रॉन को मनुष्य जो है वो अपने भोजन के रूप में काम में लेता है। कुछ जो पेलेजिक प्रोटोजोआ हैं जो कि नीचे की ओर पाए जाते हैं, इनमें मुख्यतः फोरामेनिफोरा और रेडियोलेरिया। मैंने आपसे कहा था कि क्लासिफिकेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो इनकी जब डेथ हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि सेटल हो जाते हैं नीचे की ओर, क्योंकि इनमें आप जानते हैं कि शेल
जैसी संरचना जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हैवी होते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे से सेटल हो जाते हैं, और गहरे तल में जो जीव पाए जाते हैं उनके भोजन के रूप में ये काम में आ जाते हैं। उनका डिकम्पोजिशन ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जो हैं वो करेंगे, और उनके लिए भोजन ये करेंगे। कुछ प्रोटोजोआ में जो कि यूनिसेलुलर हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो स्वयं का भोजन बना सकते हैं। ये डिबेटेबल है। यूग्लिना की का स्टेटस आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कि उसमें ये पाया जाता है। ये फोरामेनिफोरा बता रहा था मैं आपको, है ना। इसमें ये बाहर की तरफ ये शेल पाया जाता है। इसी तरह से ये रेडियोलेरियंस हैं, इनमें ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है, जो कि वेट होने की वजह से नीचे की ओर सेटल हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं कॉमन सेल प्रोटोजोआ, जो सहजीवी हैं। अब ये क्या है कि जो ऐसे प्रोटोजोआ जो कि किसी दूसरे प्राणी के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे कुछ लाभ जो है वो लेते हैं। प्राणी, जिस प्राणी के अंदर वो रह रहे हैं उसके अंदर वो कुछ लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनको हम परजीवी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि दूसरा जो पार्टनर है उसको कोई हानि नहीं होती है, और लेकिन उसको कोई लाभ भी नहीं होता है। इससे लाभ केवल किसको होगा? यहाँ हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, तो केवल प्रोटोजोआ को ही लाभ होगा। तो ये किस जगह पर ये रह रहे हैं उसके आधार पर इनको एक्टो कॉमन सेल यानी बाह्य सहजीवी, और एक्टो कॉमन सेल और एंडो कॉमन सेल जो कि शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एक्टो कॉमन सेल की बात करें अगर हम यहाँ पर, जो कि सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो इसमें सीलिएट्स और सेप्टोरिया ग्रुप के जो हैं वो आते हैं, जो कि मॉलस्क, आर्थ्रोपोड, फिश और फ्रॉग इनके शरीर की सतह पर लगे रहते हैं, जिससे कि इनको, जैसे ये सेप्टोरियन, यहाँ पर दो एग्जांपल आपको के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेप्टोरियन है जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे हमने कहा सभी प्रोटोजोआ होते हैं। तो किस प्रकार का लाभ ले रहे हैं ये? कि ये एक आधार प्राप्त कर रहे हैं, वहां से सबस्ट्रेट प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि इनको जगह मिल जाए, जिससे कि ये उसके ऊपर चिपक करके और रह सकें। और जब वो दूसरा एनिमल ट्रेवल कर रहा है तो उसके साथ साथ ये डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ट्रेवल करते हैं। ओके, दूसरा है आपका एंडो कॉमन सेल प्रोटोजोआ, जो कि शरीर के अंदर रहते हैं। तो जब कोई भी इस तरह के प्राणी होते हैं तो एक को हम कहेंगे होस्ट, जिसके अंदर वो रह रहा है, और क्योंकि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है इसलिए इसको हम कॉमन सेल कहेंगे। जैसे ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास जो है वो हालांकि जब ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाता है तब रोगजनक होता है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस स्पीसीज है उसकी। इसी तरह से जियार्डिया, जियार्डिया का आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। काफी लंबे समय से हमें इसके बारे में ज्ञात है, इसलिए इसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं इसको। ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पाए जाते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि ट्राइकोमोनास अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है तब तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है तब ये वहां पर रोग पैदा कर सकता है। इसी तरह से ई कोलाई, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, एंट अमीबा कोलाई, ये भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाया जाता है, फ्रॉग्स के अंदर भी होता है। इसी तरह से बेलेंटीडियम कोलाई, ये कोलाई नाम क्यों दिया है इसको? ये क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के कोलन भाग के अंदर ये पाया जाता है, और वहां पर क्योंकि वहां पर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि डिफिकेशन के लिए वहां लाया जाता है, उसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, उन बैक्टीरिया को ये खत्म करने का काम करता है। तो ये जो हम देख रहे हैं एंडो कॉमन सेल प्रोटोजोआ, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, यानी ये उनको खत्म करते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए जो मैंने बता रहा था आपको, एंट अमीबा कोलाई, ई कोलाई, बेलेंटीडियम कोलाई और ट्राइकोमोनास, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होगा तब तक आपको ये कोई नुकसान नहीं करेगा। दूसरा है आपका सिम्बायोटिक सहजीवी प्रोटोजोआ, जो पहले हम पढ़ रहे थे, वो कॉमन सेल को हिंदी में कहते हैं हम सहभोजी, साथ में भोजन करने वाले, और ये हैं सहजीवी सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। तो सिम्बायोटिक किसको कहेंगे हम यहाँ पर? जहां पर कि म्यूचुअल बेनिफिट होता हो तब उनको हम कहेंगे कि सहजीवी प्रोटोजोआ हैं ये।
मतलब क्या हुआ कि होस्ट को भी कुछ लाभ हो। कॉमन सेल रीजन में हमने देखा था कि वहाँ होस्ट को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन सिम्बायोसिस में इनमें होस्ट को भी कुछ लाभ होगा। जैसे यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि टू पार्टनर्स बिकम्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर दैट वन कैन नॉट गेट अलोंग विद अदर एंड देयर सेपरेशन रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ बोथ। ये इतना गहरा होता है संबंध इनका कि इनमें से दो पार्टनर्स में से अगर किसी एक को हटा लिया जाए तब वो दोनों या तो एक की मृत्यु हो जाएगी या दोनों की ही मृत्यु उससे हो जाएगी। कुछ उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे ट्राइकोनिम्फा और कोलिनिम्फा, ये फ्लैजिलेट्स हैं, प्रोटोजोआ का एक प्रकार है जिनमें फ्लैजिलम पाया जाता है, जो कि टर्माइट्स के अंदर होते हैं और वुड रोचेज के अंदर होते हैं। अब क्या करते, काम क्या करते हैं ये कि टर्माइट जो सेलुलोज खा रही है, लकड़ी के ऊपर टर्माइट लग जाती है, किताबों के ऊपर टर्माइट लग जाती है, वहाँ क्या है मटेरियल, क्या है वो सेलुलोज है। तो उस सेलुलोज के डाइजेशन में ये मदद करती है। किस तरह से कि ये उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करती है और फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लाइकोजन जो है फिर वो उस प्रोटोजोआ के द्वारा और टर्माइट के द्वारा, दोनों के द्वारा ये काम में लिया जाता है। तो ट्राइकोनिम्फा और कोलिनिम्फा, ये उदाहरण आप याद रखें सभी के। ओके, अब इनका यूज क्या होता है, कमर्शियल यूज क्या है इसका। तो मैंने आपको एक बताया था कि जो डेड फोरामिनिफोरा होते हैं और रेडियोलेरिया होते हैं, ये नीचे की ओर जम जाते हैं, समुद्र के अंदर जम जाते हैं, नीचे तल की ओर सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इनके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, इसके कारण से ये हैवी होते हैं, तो वो नीचे की ओर सेटल हो जाएंगे। तो इनकी जो लिविंग एनिमल जो है उसको तो जो डीप सी फोना है उनके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा, और बाकी का इनका जो कवच है वो रॉक स्ट्रेटा यानी चट्टानों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, व्हाइट चॉक क्लिफ ऑफ डोवर, इंग्लैंड के अंदर ये बहुत बड़ा एक रॉकी एरिया है जो कि समुद्र से बाहर निकला हुआ है, और स्टोन बेड ऑफ पेरिस, कैरो और नॉर्थ अमेरिका, वहां पर हम इनको देख सकते हैं। ओके, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ पर तो हम जो है वो लाइमस्टोन बाहर मिल जाता है, लेकिन पेरिस में ये देखा गया है कि उसकी वहाँ की जो बिल्डिंग है वो एक हीलियोलिना नाम का एक प्रोटोजोआ है, उसके शेल से बने हुए लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट उससे बनी हुई है। इसी तरह से एक और अच्छा एग्जांपल है ये, इसको याद रखें, आपकी बुक्स में ये दिया हुआ नहीं है, कि इजिप्ट की जो पिरामिड है वो लाइमस्टोन डिपॉजिट से बने हुए हैं, और वास्तव में ये जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, न्यूमोलाइट के शेल हैं, न्यूमोलाइट प्रोटोजोआ के सेल हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इनको हम फिल्टर के लिए काम में लेते हैं और इनसे एब्रेसिव बनाते हैं। एब्रेसिव यानी जो सतह को घिसने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे स्टोन पॉलिशिंग का हो गया, आपका वुड पॉलिशिंग का हो गया, उसमें उसको पहले चिकना बनाया जाता है, वहां पर एब्रेजन के लिए इनको काम में लिया जाता है। इनके स्केलेटल डिपॉजिट्स जो होते हैं उनको काम में लिया जाता है। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, मैराइन वाटर में मिल सकते हैं, और जो डैम्प सॉइल होती है वहां पर भी ये मिलते हैं। तो ये सॉइल में फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और वहाँ जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको ये कंज्यूम करते हैं, और नाइट्रोजन और फास्फोरस एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से भूमि की फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और आप आसानी से प्लांट्स जो हैं वो उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनका, कि ये स्टडी के लिए बहुत काम आते हैं, साइटोलॉजिकल, साइटोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और जेनेटिकल स्टडीज के लिए हम इनको काम में लेते हैं। इनसे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। अब हम आ जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया क्या क्या है। जितने भी हार्मफुल हैं वो सब पैरासाइट हैं, जो कि मनुष्य और दूसरे जंतुओं के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सॉइल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ, एक तरफ हम बात कर रहे थे कि लाभदायक जो है सॉइल के अंदर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो नुकसान भी हमें यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हम ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको ये कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और एक बहुत बड़ा कारण इसका वाटर पॉल्यूशन है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला वाटर पॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो मैं कह रहा था कि ये साफ भी करते हैं और ये अब करें कि ये गंदा भी करते हैं, तो ये दोनों प्रकार के इफेक्ट ये रखते हैं। कुछ सैनिटेशन के अंदर मदद करते हैं, लेकिन कुछ वाटर का कंटामिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे
जो फीकल ओरिजिन के जो प्रोटोजोआ है, सीलिएट्स खास करके, जो कि मल के साथ में वहां चले जाते हैं, जैसे आपका यूरोग्लेनोप्सिस, ये पॉल्यूटेड वाटर के अंदर आपको एक एरोमेटिक ऑयली सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से आपको फाउल स्मेल या बैड स्मेल वहां पर आती है। इनको हटाने के लिए क्या काम में ले सकते हैं वहां पर? कॉपर सल्फेट, आप जानते हैं नीला तोता कहते हैं शायद इसको, देख लेना आप हिंदी में। कॉपर सल्फेट को खत्म करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। ओके, इसी तरह से नॉक्टिल्यूका और जिम्नोडाइनियम, ये इनमें से कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में नहीं है, नॉक्टिल्यूका दिया हुआ है, आप देख लेना, इसको नोट कर लेना। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इनकी वजह से पानी जो है वो लाल रंग का हो जाता है, और ये जो फिनोमिना है इसको ब्लूमिंग कहा जाता है, और ये रेड टाइड का एक बड़ा कारण होता है कि पानी जो है वो लाल रंग का हो गया हो। अब अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या होगा कि जो फिशेज हैं वहां पर वो, और उनकी डेथ हो जाती है, और उसके कारण से कुछ जो मोलस्क हैं जो कि खाए जाने वाले हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो हमारे लिए ये इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। और एक और बहुत बड़ी कैटेगरी है पैथोजेनिक प्रोटोजोआ या रोगजनक प्रोटोजोआ की। एक मैंने आपको उदाहरण बताया था, कौन सा? प्लाज्मोडियम का। तो मनुष्य के ऊपर अगर हम बात करें तो 25 से ज्यादा स्पीसीज जो हैं वो परजीवी के रूप में प्रोटोजोआ के अंदर पाई जाती है। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, वापस वही जैसे कॉमन सेलिजम में पढ़ा था हमने कि कहाँ पाए जाते हैं, ये शरीर के बाहर हैं तो एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी, और शरीर के अंदर हैं तो एंडोपैरासाइट आंतरिक परजीवी। एक्टोपैरासाइट को देखें सबसे पहले हम यहाँ पर, तो ये सरफेस के ऊपर लगे हुए रहते हैं, सतह के ऊपर रहते हैं, और सामान्यतः ऐसे प्रोटोजोआ कम हैं, जो 25 बताए मैंने आपको उसमें से ये कम है। जैसे आपको अगर देखें हाइड्रो अमीबा, हाइड्रोजीना, ये हाइड्रा के ऊपर पैरासाइट है इसलिए हाइड्रो अमीबा इसको कहा जाता है, जो कि उसकी जो सबसे बाहर वाली परत होती है एक्टोडर्म, दो ही परतें होती है उसके अंदर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में मेसोग्लिया होती है, तो उसको नुकसान पहुंचाता है ये। दूसरा है इक्तायोफिनिथस मल्टीफिलस, नाम आप नोट कर लें, इसको बार बार देख करके भी आप इनको याद रख सकते हैं, और नहीं तो आप इससे नोट कर लें इन नामों को। ये आपके स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियों के ऊपर परजीवी होते हैं, और ये उसमें क्या करते हैं, उनकी जो इंटेगुमेंट है, त्वचा जो है उसके ऊपर ब्लिस्टर्स, छालेनुमा संरचनाएं जो है वो बना देते हैं। और एक और आपने नाम सुना है लिश्मानिया ट्रोपिका, जो कि ये क्या करता है, ओरिएंटल बेड सोर, जो पेशेंट्स अगर ज़्यादा समय तक लेटे रहते हैं तो उनमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है, और ये त्वचा के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बना देता है जो कि काफ़ी पीड़ादायक होते हैं, और इस तरह से उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, इसी तरह से हाइड्रोअमीबा हाइड्रोजिना जो नाम बताया था मैंने आपको, इसी तरह से इक्तायोप्रिंथस मल्टीफिलस ये एनिमल है, और ये लिश्मानिया ट्रोपिका है। एक लिश्मानिया डोनोवेनी भी होता है, इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। देन एंडोपैरासाइट, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट प्लांट, और नुकसान पहुंचाएंगे ये ज्यादातर ये हैं 25 में से जो 3 मैंने आपको बताए थे, बाकी के लगभग ये 20 के आसपास ये पाए जाते हैं। अब ये कहाँ होते हैं उसके आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। सीलोजोई, जो कि सीलोम के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आपका एंटमीबा, ट्राइकोमोनास और बेलेंटिडियम। इसी तरह से हिस्टोजोई, जो कि ऊतकों के अंदर रहते हैं, यानी कोशिकाओं के बीच में ये पाए जाएंगे, जैसे जियार्डिया हो गया, एमीरिया हो गया। देन साइटोजोइक प्रोटोजोआ, जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ओस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आपका प्लाज्मोडियम, बॉडी के अंदर भी ये हमारी आरबीसी के अंदर पाया जाएगा। इसी तरह से लिश्मानिया और हीमोप्रोटियस, ये भी ब्लड के अंदर होता है आपका। लिश्मानिया ये भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाया जाएगा। ये वेलेंटिडियम है, ये इलीमा है, और ये हिमोप्टेरस है, और ये सेक्रोसिस्टिस है। ये इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ये अंदर हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब जो एंडोपैरासाइट पैथोजोआ है उनको शरीर के किस भाग में ये है उसके आधार पर इनको माउथ पल है, जैसे एंटामीबा जिंजिवेलिस, ट्राइकोमोनास टिनेक्स,
ये क्या काम क्या करते हैं, ये हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और पायरिया का ये करते हैं। और एक ही थाली में एक ही प्लेट से खाना खाने से ये इनका इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। लिस्मानिया ब्राजीलियंसिस, ये हमारे ओरोनेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ये हमारे ये यूस्पेंडिया करता है। यूस्पेंडिया का मतलब क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पर इसकी जो नेजल डिफॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर, कि नाक जो है वो उसकी जो मेम्ब्रेन है अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये इसका एक होस्ट होता है आपका, जिसको सेंट फ्लाई कहते हैं। वो जब बाइट करती है तो ये हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है और वहां से ये ट्रेवल करता हुआ नेजल म्यूकोसा में जाता है और वहां से उसको खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो जो नाक है वो डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म होने का मतलब उसका शेप बिगड़ जाता है, डिकम्पोजिशन होने लग जाता है, वो वहाँ ब्लिस्टर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। इसी तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाने वाले जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या करता है, हमारी आंत को प्रभावित करता है, छोटी आंत को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और उसकी वजह से डिसेंट्री हो जाती है, पेचिश जिसको कहा जाता है ना, दस्तें लग जाती है उसके अंदर, डिफिकेशन पर कंट्रोल नहीं रहता है और उसके अलावा कोलन वाले भाग में ये अल्सर बना देता है। अब कैसे होगा इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ से आएगा ये, कि अगर आपने अशुद्ध पानी पिया, अशुद्ध पानी का मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर की इसकी सिस्ट है, भोजन के साथ में ज्यादातर मक्खियों के द्वारा जो है वो सिस्ट जो है वो भोजन के ऊपर ले आई जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि खाने को ढका हुआ रखना चाहिए। यहाँ इसकी लाइफ साइकिल दिखा रखी है, ये सिस्ट है और ये आपका इंजेक्शन से अंदर की ओर चली जाती है और बाहर कहाँ से आई है, ये आपके जो डिफिकेशन के द्वारा जो मटेरियल हमने बाहर निकाला है उसके ऊपर, ये फीकस के ऊपर अट रहती है और उस फीकस से फिर ये फ्लाइज वगैरह के द्वारा हमारे फूड के अंदर ले आया जाता है और वहां से ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। इसी तरह से जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और इसकी वजह से उल्टी हमें हो सकती है, कॉजेज डायरिया। ये भी भोजन के साथ में इसकी सिस्ट ले लिए जाने की वजह से होता है, पानी के साथ में या खाने के साथ में इसकी सिस्ट जो है हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। ओके, इसी तरह से ब्लड के अंदर ट्रिपेनोसोमा कि इसकी अलग स्पीसीज है, जैसे एक है गेम्बियंस, है ना, ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। एक इसकी एक ये जो है ग्लोसिना ग्लोसिना मोर्सिटेंस, इसके काटने की वजह से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और उसके कारण से इससे हमारा इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। इसी तरह से लिश्मानिया, ये इंट्रासेल्युलर होता है, बच्चों में पाया जाता है, यूस्पेंडिया करता है, ओरिएंटल सोर बनाता है और सेंट फ्लाई की बाइट के कारण से ये होता है। इसी तरह से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के बताया था मैंने आपको, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, है ना, ये ट्राइकोमोनास का मैंने कहा था कि अगर ये अपना एलिमेंट्री कैनाल में है तो ये हेल्पफुल है और अगर उसके अंदर आ जाता है तो फिर ये क्या करता है कि ये वहाँ खुजली होती है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है और ये इसका इन्फेक्शन जो है वो कोटियस के दौरान जो है वो होता है। ट्राइकोमोनास फीटस, ये केटल्स में हॉर्स और शीप के यूरिनोजेनिटल सिस्टम्स के अंदर पाया जाता है और इसकी वजह से फीटस क्या कहते हैं, भ्रूण को, तो ये उसका एबॉर्शन कर देता है, कंसेप्शन यानी गर्भधारण में डिले होता है और जो सेक्स होते हैं, सेक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से हमारा यहाँ पर ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपके डिटेल में था वहाँ। तो ये भी कोटियस के दौरान इसका इन्फेक्शन जो है वो होता है। दूसरे हार्मफुल प्रोटोजोआ की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो इनके अलावा और भी कई हार्मफुल प्रोटोजोआ हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर ये आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और जो वीडियो लेक्चर आपको YouTube पर डाल दिया जाएगा, ये वहाँ पर आप इसको ढंग से और अच्छी तरह से पढ़ें तो और आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थ्योरी की बुक्स भी हैं आपके पास में और उन सभी में से मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया है, तो आप इसको देखें और पढ़ें। और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे
जो सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं वो जब थर्ड ईयर में आ जाएंगे तो उनका ग्रुप का नाम चेंज करके थर्ड ईयर का कर देंगे, और आप सभी वहाँ पर हम इससे इंटरेक्ट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।